हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कि पीछे की क्लास में हम बात कर रहे थे अलंकार की, और दो अलंकार हम पढ़ चुके थे, एक अनियुक्ति अलंकार, एक समासोक्ति अलंकार। अब जो आगे का अलंकार है आपके तीसरे नंबर का अलंकार है, वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का लक्षण क्या होता है कि बिना कारण ही कार्य के होना, यानी जहां कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, यानी बिना कारण कार्य के होना। जहां बिना कारण ही कार्य का होना होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। यानी बिना कारण, यहां ये भी कह सकते हैं विपरीत कारण, यानी कारण क्या हो, उस कार्य की क्या हो, विपरीत, यानी बिना कारण या विपरीत कारण के कार्य का होना होता है। इसका बोध जहां होता है वहां कौन सा अलंकार होगा? आपके विभावना अलंकार। इसका उदाहरण देखिए, बिनु पद चले, सुने बिनु कान, यानी बिनु पद चले सुने बिनु कान, यानी बिना पद के तो क्या होता है? चलना, यानी अगले की क्या है? पैर भी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? वो चल रहा है। सुने बिनु कान, और अगले के कान भी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? वो सुन रहा है। तो बिनु कान और बिना पैरों के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। तो एक उदाहरण वो देखिए इसका, कि बिन साबुन बिन पानी, कि बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे स्वर, यानी बिना पानी के और बिना साबुन के किसी को क्या करता है? निर्मल, यानी स्वच्छ कह रहा है कि साबुन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर भी वो, यानी बिना कारण के या विपरीत कारण के या कार्य का होने का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ आपके कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। अब देखो अगला जो अलंकार हम पढ़ेंगे वो है विशेषोक्ति अलंकार। 4 नंबर जो अलंकार है आपका वो है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति का अलंकार का अर्थ क्या होता है? विशेष और उक्ति यानी कार्य, यानी जहां कोई विशेष बात कही हो, यानी ये विभावना अलंकार का उल्टा है कि विभावना में बिना कारण ही कार्य होता था, यहाँ कारण के होने पर भी, यानी कारण होने पर भी कार्य का न होने का बोध हो। यानी विभावना में बिना कारण ही कार्य हो रहा था, लेकिन विशेषोक्ति ठीक उसका उल्टा है। कारण होने पर भी यहाँ क्या नहीं हो रहा है? कार्य नहीं हो रहा है, यानी कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा है। तो ये विभावना अलंकार का बिल्कुल विपरीत उल्टा है। इसका हम उदाहरण के देखते हैं, क्यों क्यों प्यासे ही रहे, क्यों क्यों प्यासे ही रहे थे, जो जो पियत अगाई, जो जो पियत अगाई, सगुन सलोने रूप की,
जूनचक तिरसा बुझाई। यानी कारण होने पर भी कार्य, त्यों त्यों प्यासे रहते ज्यों ज्यों पियत अघाई। यानी इसमें नायक का वर्णन किया गया है कि नायक है वो सगुन सलोने रूप की, कि नायिका का सुंदर रूप देख करके, और जैसे कोई त्यों त्यों प्यासे ज्यों ज्यों पियत अघाई, जैसे कोई पानी पीता है और पानी पीने पर भी वह क्या रहता है, प्यासा रहता है। उसी तरह नायक के बारे में कहा गया है कि नायक वो सगुन सलोने रूप की, कि नायिका का सुंदर रूप देख कर भी जून तृषा बुझाई, वो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल भी उसको चखा नहीं, देखा नहीं है, और उसकी तृषा बुझाई यानी प्यास नहीं बुझी है। यानी नायिका का सुंदर रूप देखने के बाद भी नायक है वो उसके सुंदर रूप को देखने के लिए बार बार लालायित हो रहा है, उसको जो देखने की प्यास है वो बिल्कुल नहीं बुझी है। नायिका बिल्कुल सामने उसके रूप को देख रहा है, लेकिन रूप को देखने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। यानी कारण है लेकिन कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। इसका जहां कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति। और जहां बिना कारण ही कार्य हो जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। अब इससे जो अगला अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार। अब देखो दृष्टांत अलंकार का लक्षण क्या कहता है कि इसमें पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। यानी दोनों अलग अलग होने पर भी इनमें बिंब और प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न होता है। यानी जहां पहले एक बात कही जाती है फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, उससे मिलती जुलती होनी चाहिए वो बात। यानी उसका भाव क्या होना चाहिए, बिंब प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी उस बात का जो भाव है वो बिंब प्रतिबिंब यानी दोनों एक दूसरे की मिलती जुलती होनी चाहिए। देखो इसमें जो उदाहरण कहा गया है वो गए बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे ने माखन होई। देखो उदाहरण है इसका, बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को मथे ने माखन होय। देखो पहले एक बात की बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई, कि जो बात बिगड़ जाती है वो लाख कोशिश करने पर भी वापस नहीं बनती है। फिर उससे मिलती जुलती बात कही है कि जिस प्रकार रहीमदास कहते हैं कि फटे हुए दूध को मथने पर भी उसका माखन नहीं होता है, और उसी तरह बिगड़ी बात जिस प्रकार लाख कोशिश करने पर भी नहीं बनती है, उसी तरह फटे हुए दूध को भी मथने पर माखन नहीं होता। दोनों बातें मिलती जुलती है, जिस प्रकार फटे दूध को मथने पर माखन नहीं होता है, उसी बात प्रकार जो बात बिगड़ जाती है उसको कितनी भी हम कोशिश कर लें वो वापिस नहीं बनती है। तो इस तरह पहले एक बात कही जाए, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए,
दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव होना चाहिए, तो वहां आपका कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांतिक अलंकार। यानी आप ये जो रहीमदास के अधिकांश दो हैं इस तरह के, वो दृष्टांत अलंकार के उदाहरण होंगे। अब इससे जो आगे है प्रतीक अलंकार। कौन सा अलंकार है? प्रतीक अलंकार। इसमें क्या दिया जाता है कि उपमान का उपमेय रूप में, परिभाषा क्या है कि उपमान का उपमेय रूप में, या फिर क्या कहा जाता है कि उपमान का हीनत्व वर्णन, या उपमान का हीनत्व वर्णन किया जाता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रतीक अलंकार होता है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि उपमान हम किसे कहते हैं और उपमेय हमें इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ परिभाषा दी है उपमान का उपमेय रूप में या उपमान का हीनत्व वर्णन किया जाता है, वहां प्रतीक अलंकार होता है। तो सबसे पहले आपको उपमान और उपमेय इन दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब ये आपके समझ में आएगा। जिस तरह देखो विशेषण और विशेष्य होता है, उसी तरह उपमान। उपमान क्या होता है? हम जिसकी उपमा देते हैं, जिस चीज की हम उपमा देते हैं वो क्या होता है? उपमान। और जिसको उपमा देते हैं, जिसको उपमा देते हैं वो क्या होता है? उपमेय। अब देखो, हम मुख को किसकी उपमा देते हैं कि चंद्रमा जैसा मुख, तो उपमा किसकी दे रहे हैं? चंद्रमा की। और किसको दे रहे हैं? मुख को दे रहे हैं। तो देखो, चंद्रमा तो क्या हो गया? उपमान, और मुख क्या हो गया? उपमेय। अब इस उपमान का, इस चंद्रमा का इस मुख के रूप में वर्णन कर देना। अब देखो, श्रेष्ठ तो कौन है? चंद्रमा ही रहेगा, क्योंकि जिसकी उपमा देते हैं वो श्रेष्ठ माना जाता है, और जिसको उपमान दी जाती है वो थोड़ा निम्न माना जाता है। लेकिन प्रतीक अलंकार क्या कह रहा है? उपमान का उपमेय रूप में इस चंद्रमा को, इस मुख को ही क्या बता देना? चंद्रमा बता देना, या उपमान का हीनत्व यानी उपमान को कमजोर बता देना। वहां कौन सा अलंकार होगा? ये प्रतीक अलंकार। सीए मुख समता पाव, सीए मुख समता पाव, किमी चंदर बापुरु रंग, किमी चंदर बापुरु रंग। अब देखो इसमें कि सीए मुख समता पाव, कि सीता जी के मुख के समान समानता पाकर के, किमी चंदर बापुरु रंग, कि उसके सामने चंद्रमा भी क्या है? रंग है, यानी कमजोर है। यानी सीता जी के मुख को इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया है, इतना श्रेष्ठ बता दिया है कि उसके सामने आपका ये चंद्रमा भी क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। तो देखो, उपमेय है चंद्रमा, तो उपमेय के रूप में भी कर दिया ना इसका उपमान का अलंकार। चंद्रमा को कमजोर बता दिया और मुख को श्रेष्ठ बता दिया। तो जहां उपमान का हीनत्व वर्णन किया जाए या उपमान का रूप किसमें बता दिया जाए? उपमेय में बता जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? आपके प्रतीक अलंकार होगा। अब हम जो आगे अलंकार है वो आपके मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का लक्षण क्या है कि जहां प्रकृति के जो पदार्थ है, देखो मानवी यानी इसके नाम से स्पष्ट है, मानवी का अर्थ होता है मनुष्य, कि जो प्रकृति के पदार्थ हैं उनको मनुष्य जैसा कार्य करते हुए दिखा देना, यानी मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। यानी अमूर्त जो भाव होते हैं उसका क्या कर देना? मूर्तिकरण किया जाए, यानी प्रकृति के
अचेतन जो पदार्थ होते हैं उन अचेतन पदार्थों का चेतनवत वर्णन किया जाए, यानी जिस तरह चेतन पदार्थ कार्य करते हैं उनकी तरह वर्णन किया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कि प्रकृति के अचेतन पदार्थों का चेतनवत वर्णन किया जाए तो वहां किसका कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। देखो, कली से कहता था मधुमास, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मूल, बता दो मधु मदिरा का मूल। अब इसमें देखो, कली से कहता था मधुमास, यानी मधु है वो बसंत ऋतु के बारे में, और कली ये दोनों ही क्या है? इसमें अचेतन पदार्थ है। भाई कली ये पेड़ पौधों की आती से पुष्प होता है, और मधु ये भी पौधों में। तो देखो दोनों प्रकृति के पदार्थ है, लेकिन इनका वर्णन कि ये दोनों आपस में बातें करनी, कि कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल, यानी मदिरा का आप मोल। जैसे व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, इस तरह इन दोनों को व्यक्तियों की तरह बातें भी करता हुआ यहाँ दर्शाया गया है। तो प्रकृति के अचेतन पदार्थ है उनको चेतनवत वर्णन किए हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। यानी मानवीकरण का आपको सीधा याद रखना है, प्रकृति के पदार्थों का मनुष्य जैसे कार्य करते हुए बताया जाना, वहां मानवीकरण। जैसे एक उदाहरण, दिवस अवसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। कि दिवस अवसान का समय था और मेघ में आसमान से उतर रहे थे, कि संध्या का समय था और आसमान से क्या उतर रहे थे? बादल उतर रहे थे। तो वो बादल उतरते समय, वो संध्या का जो समय था, वो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सुंदर परी हो। अब आपका जो अंतिम अलंकार है वो है व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक अलंकार में क्या है कि इसमें भी उपमान की तुलना में जो उपमेय होता है, उस उपमेय को उत्कर्ष बताया जाए। वहां कौन सा अलंकार होगा आपके? व्यतिरेक। यानी उत्कर्ष उपमान होता है, लेकिन इस उपमान की तुलना में जहां उपमेय को, अब इसके उपमेय के गुण के कारण हो, चाहे सुंदरता के कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें उत्कर्ष बताया जाता है। यानी उपमान का अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष होता है। देखो इसका उदाहरण है, मुख से सदन होता है प्रकाशित, काम क्या है चंद्रमा का। देखो वही बात आई कि मुख से सदन होता है प्रकाशित, कि मुख की जो कांति है, जो चमक है, वो इतनी अधिक बता दी गई कि उस मुख की कांति से, चमक से हमारा सदन घर है वो प्रकाशित हो रहा है। तो क्या काम है चंद्रमा का? तो वहां चंद्रमा का क्या काम है? ये उपमान की तुलना में
उपमेय को अत्यधिक श्रेष्ठ बता दिया। तो जहां उपमान की तुलना में उपमेय को अत्यधिक श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। और इसी के साथ ये आपका अलंकार का टॉपिक है ये समाप्त होता है। इनका अध्ययन करना और इनको कॉपी में उतार लेना। धन्यवाद।